जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने आपको राष्ट्रवाद का विकास पढ़ा दिए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी स्थापना के बारे में बता दिए थे कि उत्तर प्रदेश से कहां कहां से इनका रिलेशन बनता है। उसके पहले हमने 1857 की क्रांति बता दी थी, उसके बाद बदलाव बता दिए थे पूरे भारत में क्या क्या बदलाव हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का क्या संबंध है। खिलाफत आंदोलन का संबंध आपको थोड़ा सा पीछे और चलना पड़ेगा, ठीक है ना। पीछे और चलना पड़ेगा लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौता में आपको क्या देखना है, आ जाइए देखते हैं। लखनऊ समझौता, और यह समझौता कब हुआ था? 1916 में। ध्यान देना, इस समझौते में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज्यादा पावर मिल गई थी। कैसे? आप जानते हो कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल, और 1916 में जाकर ये दोनों एक हो गए, यानी कि लखनऊ समझौता में। इस समय अध्यक्षता कर रहे थे मजूमदार जी। तो यहां पर जो है, एक तो ये पावर कांग्रेस का बढ़ा, दूसरा ये बढ़ा कि जो लीग है, जो मुस्लिम लीग है, वो भी आकर कांग्रेस से मिल गई, ठीक है ना। वैसे कांग्रेस, अगर देखा जाए मुस्लिम लीग का जो है मिलने का, ऐसे देखा जाए मूड जो था वो 1913 से ही बन गया था, क्योंकि 13 से ही उन्होंने अपना प्रस्ताव जारी करना शुरू कर दिया था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, अंग्रेज को भगाएंगे। मतलब देश के प्रति और उनका जो है देखा गया लगाव बढ़ता चला गया। और यहां आकर देखिए 16 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुस्लिम लीग क्या हो गई, मिल गई। अब यहां इनकी पावर क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यहां अंग्रेजों को भी बौखलाहट हो गई, अंग्रेज भी तकलीफ में आ गए कि ये क्या हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक तो गरम दल नरम दल एक हो गए, दूसरा जो है मुस्लिम लीग मिल गया। क्योंकि अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, फूट डालेंगे, राज करेंगे। आपस में जब फूट डाल देते थे तो आराम से राज कर लेते थे, हुकूमत उनकी आराम चलती थी। यहां उनको दिक्कत होने लगी, ठीक है ना। तो इसकी अगर पूछेगा इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, ये थे, ठीक है ना। आ जाइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा रोलेक्ट एक्ट का। रोलेक्ट एक्ट, और रोलेक्ट एक्ट आया कब? रोलेक्ट एक्ट आया 19 मार्च 1919 में, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए रोलेक्ट एक्ट से पहले आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध का डेट है आपका 1914 से 1918 तक। ब्रिटिश ने कहा कि अगर हमारा साथ देते हैं, भारतीय लोग अगर हमारा साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम भारत को स्वराज देंगे, मतलब स्वतंत्र कर देंगे, छोड़कर चले जाएंगे। ये ऐसा कहा था अंग्रेजों ने, लेकिन ऐसा किया नहीं इन्होंने। इसमें गांधी जी जो है बढ़ चढ़कर आगे आए, क्योंकि उन्होंने अभियान चालू कर दिया कि भारतीय जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें। और जानते हो आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों में युद्ध हो रहा था। किस किस में? एक हो रहा था आपका इस तरफ से, अगर देखा जाए, इस तरफ से देखा जाए तो हाँ ब्रिटेन था, और इस तरफ से कौन था? जनवरी था, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, ये सब लड़ रहे थे ना, ठीक है। आ जाइए देखते हैं, इसको थोड़ा रोक लीजिए, ये देख लें पहले रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट था क्या? तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को तो आज़ाद नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कहा और भारतीयों ने इसमें साथ दिया, इन्होंने धोखा दिया भारत को। तो रोलेक्ट एक्ट में क्या किया, भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने क्या लाया? रोलेक्ट एक्ट। गांधी जी ने इसका नाम दिया काला कानून। काला कानून। काला कानून क्यों था? क्योंकि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील और इस सब के बिना ही किसी भी व्यक्ति को संदेह के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भारतीय पूरे भारत में फैले हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन हर जगह से करना शुरू कर दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको दबाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, और इसमें जानते हो रोलेक्ट एक्ट में दो व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया, और दो व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया गया? 9 अप्रैल 1919 में। किसको? तो सैफुद्दीन किचलू
उनके साथ थे सत्यपाल, उनके साथ थे सत्यपाल। इन दोनों लोक क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया, जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके विरोध में आप जानते हैं पंजाब में एक जगह है जिसका जिसका नाम है जलियांवाला बाग। क्या है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इस बाग में ये लोग बैठ के भारतीय क्या कर रहे थे, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, और जो हमारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए थे इनका भी विरोध जता रहे थे। अब यहां पर जता रहे थे, जनरल डायर को किसी ने खबर दे दी कि भारतीय बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो जानते हैं कि जो चापलूस होते हैं उनकी कमी है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसी में से एक चापलूस था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज ने क्या किया, जनरल डायर को जाकर बता दिया, और जनरल डायर आया बिना पूछे। जलियांवाला बाग कांड जहां हुआ था उसमें घुसने का रास्ता केवल एक था, और वहीं पर लाकर अपनी फौज खड़ा कर दिया, वहीं पर गाड़ी लगा दिया ताकि बाहर कोई ना भाग सके, और अंधाधुंध गोलियां जो है बरसाने लगा भारतीयों पर, निहत्थों पर। और भारतीय जो अपना जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। वहां पर कुआं था, कुएं में कूद गए। कुआं जो है लाशों से पट गई, खून से पूरा लतालत हो गया है पूरा जलियांवाला बाग हत्या। पूरा एकदम बैसाखी का दिन था। उसके बाद पूरे भारत का जो है दहल उठा इस कांड के बाद। बहुत ही सब नाराज थे। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसके बाद जो है इस जो कांड हुआ, इसका ये कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में। इसकी जांच कराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी जांच कराने के हंटर आयोग का व्यवस्था किया। हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। इसने क्या किया, इसने जो है जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। कहा कि जनरल डायर ने जो किया ठीक है, और उसके बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया कि तूने बहुत अच्छा किया। भारतीय बहुत नाराज हुए इससे, बहुत ही दुखी हुए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक निकल कर आए ऊधम सिंह। ऊधम सिंह, ऊधम सिंह ने 1940 में, ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की, क्योंकि इन्होंने यहीं पर जो है पण ले लिया था, सौगंध ले लिया था कि मैं जब तक जनरल डायर को मारूंगा नहीं, मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद जो रहेगा वो जनरल डायर की हत्या करना है। और इन्होंने पण लिया। अपने कहे हुए वचन का इन्होंने कब निभाया, 1940 ने। और उसके बाद 1940 में, उसके बाद ऊधम सिंह वहां से चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वहां से वो हिले नहीं, अपने आप को सिलेंडर कर दिया वहीं लंदन में। और उसके बाद ऊधम सिंह को क्या हुआ, ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई वहीं आपका लंदन में। तो ये आपका थोड़ा सा पॉइंट, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद की अगर घटना देखते हैं, इसके बाद की अगर घटना देखते हैं, चलिए आ जाइए। आपको बता दें, हंटर आयोग में जो गठित किए गए थे, हंटर आयोग में आपके 3 भारतीय थे। हंटर आयोग में 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे, ठीक है ना। आ जाइए। अब हमें देखना है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। आप इसका डेट जानते हैं। इसका डेट है आपका 14 से लेकर 18 तक। इसमें 2 गुट हुए, इसमें 2 गुट हुए, और 2 गुटों में बटा कौन, यहां था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ था जापान, फ्रांस, उसके बाद आ गया यूएसए। ये सब इस तरफ थे। अगर इस तरफ देखा जाए, जो हार गए जो लोग, ठीक है ना, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया और तुर्की, तुर्की तुर्की ये इस तरफ थे। तो इन दोनों का जब विवाद हुआ, जीत गए, जब इनका विजय हुआ और ये लोग हार गए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने यहाँ पर हुकूमत शुरू कर दिया। कहाँ? यहाँ तुर्की और इन राज्य देशों में। जब यहाँ पर इन्होंने अपना हुकूमत बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आगे चलकर ये एक, आप जानते होंगे, अरब देश में एक होते थे जो ऊपर सबसे होते थे धर्मगुरु, खलीफा। इन्होंने क्या किया, खलीफा का जो पद था उसको समाप्त करना चाहा। ब्रिटिश ने इस खलीफा के पद को खत्म करना चाहा, इस पद को खत्म करना चाहा। तो इससे जो है पूरे इस देश तुर्की देश के जो है मुस्लिम जो है भड़क उठे, क्योंकि भारत के जो भी मुस्लिम थे, भारत के जो भी मुस्लिम थे, ये क्या मानते थे, तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। और खलीफा का मतलब क्या होता है, जो पूरे अपने कौम, मतलब पूरे अपने धर्म को लेकर चले, यानी कि धर्मगुरु कह सकते हैं। खलीफा क्या तो होते थे, धर्मगुरु। और ये पूरे सब जितने भी वहाँ के पूर्वी देश थे उनको सब ये डील करते थे। किसको ये डील करता था? खलीफा वहाँ का, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम खलीफा का जो एकजुट बना है, खलीफा का जो एकजुट बना है, इसको अगर तोड़ दें, इसको हम कई पार्ट में कर दें, तो कई देश को चलाते थे ये खलीफा, कई देश इनसे जुड़े हुए थे। अगर इनका हम कई पार्ट कर दें तो इनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। और आप लोग जानते हो कि अंग्रेज की वही नीति रही है, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने सोचा अगर यहां पर हम इनसे क्या कर दें, पूरा एकदम इनको टुकड़ों में कर दें, और टुकड़ों में करने का एक ही रास्ता देखिए वो, कि यहाँ के खलीफा का पद को ही समाप्त कर दो, तो अपने आप टूट जाएंगे। तो वहाँ के मुसलमानों ने क्या किया कि इसका विरोध करते हुए पूरे देश में जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज थी वहां वहां अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिए। अपने लोगों को भेजते भेजते क्या बोल रहे हैं कि जाकर वहां कहना कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में आ गया है, और खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज, ठीक है ना, वो खलीफा। अब ये लोग हर देशों में तो फैल गए, हर देशों में फैले। कुछ लोग आए भारत में, और भारत में जैसे आए तैसे आप जानते होंगे दो लोग इसके लिए तैयार हो गए, अली बंधुओं। अली बंधुओं ने क्या किया, अली बंधुओं, ये दो लोग थे। अली बंधु कितने थे? दो लोग। अली बंधु दो थे। एक थे मौलाना मोहम्मद अली था, एक था मौलाना शौकत अली थे। मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, दो लोगों ने इसमें क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसको कहा गया खिलाफत समिति। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप लोग, जिसको क्या कहा गया, खिलाफत समिति। तो खिलाफत समिति की इन्होंने क्या किया, गठन किया, खिलाफत समिति, खिलाफत समिति को बनाया। अब खिलाफत समिति को बनाए ये लोग, तो समिति है, इसका उद्देश्य तो कुछ ना कुछ रहा होगा। इसमें 3 पॉइंट रखे गए, खिलाफत समिति में 3 पॉइंट रखे गए कि मुस्लिम के जितने भी धर्म स्थल हैं, यानी कि मुस्लिम के जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उन पर अंग्रेज उसको छोड़े, वो अंग्रेज अपना अधिकार उस पर से हटा ले, ठीक है ना, ये वापस कर दे इनको। दूसरा पॉइंट क्या था कि जितने भी पूर्वी देशों में अंग्रेजों पर, अरब देशों पर, मुस्लिम कंट्रियों पर राज कर रहे थे, उन देशों पर भी अंग्रेज जो है छोड़े। तीसरा क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि जो हमारा खलीफा का पद है ये हमारा बरकरार रहेगा, इसको ये न तोड़े, ठीक है ना। तो ये किसका था, इस खिलाफत समिति का मतलब 3-4 पॉइंट्स क्या थे, उद्देश्य थे। इसी उद्देश्य को लेकर ये क्या किए, आगे बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है ना, आगे बढ़ना। अब आगे बढ़कर ये क्या किए, तब आए गांधी जी, ठीक है ना। गांधी जी आते हैं, उसके बाद गांधी जी इस आंदोलन में चढ़ बढ़ कर भाग लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर खिलाफत आंदोलन में चढ़ के भाग लेंगे तो जितने मुस्लिम हैं सब हमारे साथ खड़े रहेंगे, और इससे क्या होगा, देश को आजाद कराने में और भी आसान आ जाए। जैसे आगे देखते हैं, आइए।
चलिए आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। तो ये कारण रहा खिलाफत आंदोलन का विश्व युद्ध, ठीक है। खलीफा का पद जो है खत्म किया जा रहा था। आ जाइए इसमें और आगे देखते हैं। इसका सम्मेलन, इसकी समिति तो आप जान गए, अली बंधुओं ने किया, अली बंधुओं ने किया। और इसका जो प्रथम सम्मेलन था, प्रथम सम्मेलन किया गया आपका दिल्ली में। और हमने बताया ना अभी कि गांधी जी ने इसमें बहुत चढ़ बढ़ कर भाग लिया, बहुत अच्छे से भाग लिया। यानी कि दिल्ली में इसका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ पहला, और इसके अध्यक्ष जो है गांधी जी को बनाया गया। गांधी जी को बनाया गया इसका अध्यक्ष। यानी खिलाफत आंदोलन के जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे गांधी जी थे, ठीक है ना। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे गांधी जी ने क्या कहा कि अगर अंग्रेज तुर्की को अपने अधिकार में लेते हैं और उससे भारत के मुसलमानों को अगर तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं कौन सा आंदोलन शुरू करूंगा, असहयोग आंदोलन। उसके लिए हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। यहां से आया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और वैसे भी आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन बाद में शुरू ही गांधी जी ने कर दिया। ये तो उन्होंने सिग्नल दे दिया था वहां पर कि हम चालू कर सकते हैं, और यहाँ रास्ता मिल गया गांधी जी को तुरंत कि हाँ बस यही है, तुरंत लोहा गर्म है, मतलब कि एकदम मार दो थोड़ा। यानी कि यहाँ मिल गया मौका और तुरंत उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन खिलाफत आंदोलन की ये प्रथम सम्मेलन था। लेकिन इसका जो खिलाफत आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये वाली डेट आपकी कहाँ से आती है, तो ये वाली डेट आती है आपकी इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में। वहाँ भी गांधी जी ने अध्यक्षता की और खिलाफत एक कमेटी बैठाई। यानी कि इलाहाबाद में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी, गांधी जी ने यहां भी इन्होंने क्या की, अध्यक्षता। वहां खिलाफत जो कमेटी थी, खिलाफत कमेटी, यहीं से जो है खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हो गया, लागू हो गया, ठीक है ना, यहीं से, यानी कि इलाहाबाद से। तो ये डेट आती है कब, ये इलाहाबाद की 20 जून 1920 को। तो यहां आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी पहली, ठीक है ना। ये आपका है इलाहाबाद से, यानी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन से ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन कि खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, कैसे चला खिलाफत आंदोलन। हो गया खिलाफत। अब हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था, कैसे चला, क्या हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में इसके नाम में ही छिपा है, अगर देखा जाए असहयोग आंदोलन के नाम में ही छिपा है कि सहयोग ना करना, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका मतलब पहले आप लोग जान लीजिए। असहयोग मतलब सहयोग न करना, किसका ना करना, अंग्रेजों का ना करना। कहां कहां, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई भी वस्तु खरीदना है या फिर कोई चीज उनका लेना है, किसी भी चीज में उनका सहयोग ना करना। अगर आप कोई दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं, आपका सहयोग का मतलब ये होता है कि आपका कोई वहां का सहयोग ना करे, यानी कि आपकी दुकान से कोई भी सामान ना खरीदे, तो सहयोग तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या होगा, आपकी दुकान वहीं से बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस आंदोलन की घोषणा कब हुई,
1 अगस्त 1920 में 1920 में इसकी घोषणा होती है। किसकी? असहयोग आंदोलन की। यानी कि घोषणा का मतलब घोषणा कर दिया गया, इसका स्ट्रक्चर जो है तैयार पहले हो गया था। घोषणा जो है कब किया गया था? अभी ये जनता के बीच में नहीं आया है, अभी तो घोषणा हुआ है। यानी कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेताओं के बीच में है ये। 1 अगस्त 1920 को इसकी घोषणा हो गई थी। घोषणा होने के बाद उसी बीच में बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसी बीच में, ठीक है ना। उसी दौरान बाल गंगाधर के तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। और इनकी रणनीति क्या थी गांधी जी की? आप इसको जानिए पहले। दिमाग बहुत अच्छा लगाए थे गांधी जी, ठीक है ना। इनकी रणनीति क्या थी? इनकी ये रणनीति थी कि खिलाफत आंदोलन में सहयोग हमने की, मुस्लिम का किया, और भारतीय हमारे साथ तो वैसे खड़े हैं गांधी जी के नाते, और भारत में, और गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ तो थे ही। यानी कि यहाँ पर तीनों एकजुट खूब चढ़ बढ़कर भाग लिए। किसको भगाने? किसमें? असहयोग आंदोलन में खूब अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया? भाग लिया, ठीक है ना। क्योंकि असहयोग आंदोलन का संबंध कहीं ना कहीं गांधी जी जोड़ दिए थे किससे? खिलाफत आंदोलन से। तो इसमें जो है मुसलमान चढ़ बढ़कर भाग लिए, ठीक है ना। और ये पूछेगा क्वेश्चन, जनता के बीच में कब आया ये असहयोग आंदोलन? तो ये आया दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 आम जनता के बीच में आ गया ये, ठीक है ना। आम जनता यानी कि फैल गया। अब इसका बहुत तगड़े से जोर शोर से पूरा होने लगा क्या? पूरा जोर शोर से इसको लागू कर दिया गया। पूरा जोर शोर से एकदम विरोध होने लगा कि हम बहिष्कार करते हैं विदेशी चीज़ों का, हम बहिष्कार करते हैं। हमें नहीं चाहिए इनका हॉस्पिटल, हमें नहीं चाहिए इनका स्कूल, हमें नहीं चाहिए इनका कपड़ा, हमें नहीं चाहिए इनका वकील। कुछ भी चीज़ों का जो है इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सबका बहिष्कार कर दिया। इसके कारण इतने सारे कॉलेज जो है इनके खाली हो गए, और जितने भी भारतीय थे सब ने अपना संस्था खोला और वहीं पर जाकर एडमिशन लिए। यहीं पर से शुरू हुआ, यहीं पर स्वयं का करना, स्वदेशी काम करना, कुटीर उद्योग करना, और चरखा हथकरघा यहीं से स्टार्ट हो गया। यानी कि हम हथकरघा भी चलाएंगे, रोजगार भी मिलेगा और कपड़े भी पहन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से असहयोग का मतलब यही है कि हम आपके किसी चीज में सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसी दौरान बहुत सारे भारत में क्या हुए? कॉलेजों की स्थापना हुई। इसी दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। मतलब यहीं पर हमने अभी बताया ना आपको, हथकरघा यानी कि चरखा और का शुरू किया गया। कुटीर उद्योग बहुत सारे शुरू किए गए। बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग क्या किए? इसमें चढ़ बढ़कर भाग लिए। अब ये आंदोलन इतना बेहतरीन तरीके से भारत में चल रहा था कि बीच में इसमें जो है इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला कि आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन को खत्म करने का रीजन क्या था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। देखिए, ये एक जगह है गोरखपुर में, उसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा यहीं पर जो है प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि असहयोग आंदोलन में सब लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। वहीं पुलिस वालों ने क्या किया? इनको रोकने का प्रयास किया। बहुत ही यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, चौरी चौरा में रोका। उसके बाद इन्होंने नहीं, ये लोग मानव ही नहीं। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि हवा फायरिंग की। पहले अंग्रेजों ने क्या किया? सिपाहियों ने हवा में फायरिंग की, 2-3 फायरिंग कर दी, चलो अच्छा ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई और जहाँ आंदोलनकारी थे वहाँ से हटे नहीं, अपने जगह पर अटल रहे, टिके रहे। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर 2-3 भारतीयों पर क्या किया? गोली चला दिया। अब गोली चलाने के बाद जो है भारतीय बहुत ज़्यादा भड़क गए, इतना ज़्यादा भड़क गए कि अब वहीं पर पूरा एकदम दंगा, बहुत तगड़े में दंगा शुरू हो गया।
और ये लोग क्या किए कि बार बार फायरिंग किए जा रहे हैं, जिसमें 3 लोग भारतीयों की मौत हो गई। फायरिंग किए जा रहे हैं। जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तो ये लोग क्या किए, अपने को बचाने के लिए समझ गए कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तो अपने को बचाने के लिए क्या किए, थाने में चले गए अंदर। थाने के अंदर अपने आप को बंद कर लिए। अब बंद कर लिए, भारतीय थे, बाहर से बहुत प्रयास किए, अंदर गए, जा नहीं पाए, तो क्या किए, बाहर से ही क्या किए, बाहर से ही उन्होंने थाने में क्या किया, आग लगा दिया। थाने में आग लगा दिया। थाने में जब आग लगा दिया तो उस थाने में जब आग लग गई तो लगभग 22 सिपाही, लगभग नहीं एकदम करेक्टली 22 सिपाही उसमें जो है जलकर खाक हो गए, मतलब जलकर खत्म हो गए इसमें पूरे एकदम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गांधी जी को मजबूरन इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, और इतने अच्छे तरीके से यह आंदोलन चल रहा था भारत में, सब सिस्टम बिगड़ गया। कोई भी चीज हो ना, कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज की मांग कोई रखता है तो अगर आंदोलन के थ्रू रखा जाए तो समय तो लगेगा लेकिन हासिल जरूर होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज पर दंगा फसाद करते हो तो वो आपको मिलने वाला तो वैसा नहीं है। अगर दंगा शुरू हो जाता तो गांधी जी को पता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोचते थे। वो जानते थे कि अगर दंगा हुआ तो अंग्रेज इसका फायदा उठाएंगे, और अंग्रेज फायदा उठाए तो इस पे क्या करेंगे, वो लोग वो सबको उठाकर जेल में डालेंगे, गोलियां चलाएंगे, यही सब काम करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, इसको वापस ले लिया। ये घटना है 12 फरवरी की। 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। अच्छा, चौरी चौरा जो कांड हुआ था आपका, यह हुआ था 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922। ठीक है ना, यह कांड हुआ 5 फरवरी 1922। और इन्होंने वापस कब ले लिया असहयोग आंदोलन, वापसी कर दिया इसको, ठीक है ना, 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ का देखा देखी पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोग इसको बढ़ावा देने लगेंगे, लोग ये कहने इसके और आगे बढ़ जाता है ये दंगा। तो इन्होंने कहा कि ये आंदोलन ही वापस ले। जैसे भी यहाँ पर गांधी जी का बहुत ही विरोध होने लगा, और गांधी जी ने सही किया अपनी जगह पर देखा जाए तो, क्योंकि अगर इसको वापस न लिया जाता तो इसी तरीके से जगह जगह जो है दंगा फसाद होने लगते, और इसका फायदा अंग्रेज पाकर क्या करते कि इनके बड़े बड़े लीडर जो है इसी बीच में पीसे जाते। तो इनको बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत लोगों को बुरा लगा, गांधी जी पर बहुत लोग नाराज हुए कि जो है क्यों आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है ना, इसके बाद जब बुरा लगने लगा, कई लोग इनके खिलाफ चले गए, और बहुत सारे लोग खिलाफ होने के नाते गांधी जी को यहाँ अंग्रेज को फायदा मिल गया। इन्होंने देखा कि गांधी जी का कोई यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, सब लोग गांधी जी से खफा हैं, यही बहुत अच्छा टाइम है कि गांधी जी को गिरफ्तार करने का। ठीक है ना, तो गांधी जी को क्या किए ये लोग, गिरफ्तार करने के लिए आ गए। ठीक है ना, देखते हैं। तो गांधी जी को ये लोग फायदा पाकर 10 मार्च 1922 को क्या किए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए। और जब गांधी जी को गिरफ्तार इन्होंने कर लिया तो सजा उनको दी गई 6 वर्ष की। 6 वर्ष की सजा दी गई। ये जानते थे कि अगर ये स्वयं सिलेंडर करते हैं तो और लोगों की जान बच जाएगी, और जो बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि जो अच्छे लीडर होते हैं ना, उनको बचाना बहुत जरूरी होता है, वही नहीं रहेंगे तो अकेले आदमी क्या करेगा। ठीक है ना, तो 6 वर्षों की क्या हो गई, इनको सजा हो गई। लेकिन 2 ही वर्ष बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, तो इनको जो है 1924 में क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया। ठीक है ना, रिहा कर दिया गया। फिर जैसे रिहा किया गया तो गांधी जी जाकर बेलगांव से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो आपका कर्नाटक में है। ठीक है ना, और इसके आगे आपका हम और भी बताएंगे कि कैसे गिरफ्तार हुए,
अध्यक्ष बने, कैसे मतलब रिहा किया गया, ये सब आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के रिलेटिव जो पढ़ते रहेंगे उसको हम बताते रहेंगे आपका, ठीक है ना। आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे, सारा खत्म हो जाएगा हर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।